फिर इकोनॉमी की क्लास लेके उपस्थित हैं और हमने 66 क्वेश्चन 2 पार्ट में करा दिया था। ये उसका तीसरा पार्ट है आज। और आज सोचते हैं कि इसको हम ख़त्म ही करा दें, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो सीरीज़ थोड़ी सी लंबी जा सकती है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरी सीरीज़ देखने की कोशिश करिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन की मार होती है, न कि टाइमिंग की मार होती है। ठीक है, टाइम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि ज़्यादा समय में तो कोई भी क्वेश्चन कर ही लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग कोटेशन की तरफ चलते हैं। और आज का बहुत ही प्यारा कोटेशन है। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का कोटेशन है वो कोटेशन है कि शब्द छीन लिया। ठीक है, शब्द छीन लिया हाथ में कलम देकर। शब्द छीन लिया हाथ में कलम देकर। क्या सोचे थे मगर आ गए हम कैसों में। क्या सोचे थे मगर हम आ गए कैसों में। ये कैसा सौदा किया हमने ज़िंदगी के साथ। ये कैसा सौदा किया हमने ज़िंदगी के साथ। जनाब बेच दी है वो भी 4 पैसों में। जनाब बेच दी है वो भी 4 पैसों में। ये प्यारा सा आज का कोटेशन था। तो इस कोटेशन को ख़त्म करते हुए आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखा जाए तो हम लोगों का 66 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 67 क्वेश्चन कराना है, और यहाँ से फिर हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का क्वेश्चन है कि वर्तमान मूल्य में करेंट प्राइस की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की वृद्धि दर ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जनसंख्या वृद्धि की दर का, मूल्य स्तर की वृद्धि के दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि के दर का, वेतन दर में वृद्धि की दर का। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर की। ठीक है, दर का इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद राष्ट्रीय आय, क्या कह रहा है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। ए कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। बी कह रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेश से प्राप्ति निवल कारक आय छोड़कर। सी कह रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी छोड़कर। डी कह रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी को छोड़कर इसमें किया जाता है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय नई धारणा के अनुसार फरवरी 2015। ठीक है, ये IAS 97 में पूछा गया था, लेकिन IAS 97 में पूछा गया था तो ये 2015 का जो भी होगा इसमें, लेकिन ये IAS का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। बी कह रहा है GVA एट बेसिस प्राइसेस। सी कह रहा है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद है।
डी कह रहा है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पादन है, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा GVA एक्ट बेसिस प्राइसेस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत सकल की औसत दर वर्तमान में आंकलित की गई है। ठीक है, ये कह रहा है 15 से 20%, 30-32%, 25 से 30% और 30 से 50%। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा 30 से 32%। कितना हो जाएगा? 30 से 32%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ए दिया है गुजरात, बी दिया है कर्नाटक, सी 3 दिया है महाराष्ट्र और डी दिया है तमिलनाडु। दिया है कि इन राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2018-19 के संदर्भ में अवरोही क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको देखना है। ठीक है, तो ये दिया है कि 1 3 4 2, 2 1 4 3, 1 3 2 4, 3 4 1 2। तो जब भी इसको हम ऑर्डर में लाएंगे, और वही क्रम का मतलब होता है बढ़ घटते क्रम में, पहले जो ज़्यादा होगा फिर कम होगा फिर कम होगा फिर कम होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो सबसे कम इसमें आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर आ जाएगा गुजरात 1 नंबर, फिर आएगा तमिलनाडु और फिर आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर कर्नाटक है। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि घरेलू सकल उत्पाद GDP में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न 1 न 2। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओ सॉरी, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल 2 सही है। इज द राइट आंसर बी, केवल 2 सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सिंपल विलेज के लिए नहीं देता। क्या नहीं देता? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आधारिक संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, शिक्षा संबंधित सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक, बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। तो ये देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। तो ये क्या नहीं देता है? बेरोजगारी संबंधित सूचकांक जो है कि नहीं देता है। ये जो है हम लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है। ठीक है, तो CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। ये दिया है। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में इसका क्या आशय होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था वाई होती है। ये राष्ट्रीय आय हो गई, बराबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी किसको कर रहा है? सी जो है उपभोग हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, निवेश हो जाएगा और फिर सरकार हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा और उसके बाद फिर कुल खर्च जो होता है उसको हम लोग घटा लेते हैं। नहीं, कुल खर्च हो गया ना GIC। हाँ ठीक है, ये प्लस, ये भी प्लस, रुकिए 1 मिनट। तो ये जो कह रहा है इसका हो जाएगा, क्या कह रहा है? y बराबर हो जाएगा C प्लस I प्लस G, फिर प्लस
और कोष्टक में हो जाएगा एक्स यम। ठीक है, आ जाएगा ये। तो इज द राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस, ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद। बिल्कुल बकवास है, इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है निवल घरेलू उत्पाद, ये भी गलत है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये बिल्कुल सही है। इज द राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। अगर आपके घर में सोचिए कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, अगर पाँचों लोग कमा रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि आपके घर का जितना भी सिस्टम है वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन घर में एक ही लोग 4 लोग बैठ के खाएं तो क्या आप ग्रोथ कर सकते हैं? आपकी पूरी कमाई खाने में चली जाएगी, खिलाने में चली जाएगी। ठीक है, जो बचेगा, जो भी बचेगा वो ऐसा हो कि जब सभी लोग कमाए तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है ऊंची जन्म दर। ठीक है, विदेश सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए निम्न आय अर्थव्यवस्था लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए प्रति व्यक्ति आय GNI है। तो यूएस मतलब क्या, ये इसका कहने का प्रति व्यक्ति जो आदमी की इनकम है वो जो है कि IMF ये कितना तय करता है। तो एक कम से कम पर व्यक्ति का US डॉलर की बात कर रहा है, इसमें पैसा मत देखिएगा, 925 या कम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है कि 885 या कम, US डॉलर 1025 या कम, डी कह रहा है US डॉलर 525 या कम। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा 1025 डॉलर। ठीक है, या उससे कम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्र करने का काम कौन करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बी कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। सी कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक। और सी कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ये डाटा एकत्र करने का काम करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। ठीक है, गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकार। ठीक है, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त क्षेत्र के योगदान का अवरोही क्रम इंकित कीजिए। ठीक है, डिसेंडिंग करना है इसको, मतलब घटते बढ़ते क्रम में करना है। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब घटते क्रम में जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का निजी क्षेत्र, सबसे बड़ा चीज़ होता है। उसके बाद फिर गृहस्थ हो जाएगा, फिर निजी, फिर सरकार। सरकार सबसे ज़्यादा होता है। तो इज द राइट आंसर क्या हम लोग देख रहे हैं कि 3, 1, 2, 4। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर मूल्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अग्रिम अनुमान के आधार पर रही। ए कह रहा है 15 सॉरी ए कह रहा है कि
5.1%, बी कह रहा है 6.9%, सी कह रहा है 4.2%, डी कह रहा है 4.9%। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा सी 4.2%। 4.2% इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2018-19 वर्ष के दौरान बचत दर रही, ठीक है, कितना रही, तो 34%, बी कह रहा है 30.1%, सी कह रहा है 30.6% और डी कह रहा है 34.1%। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा 30.1%, ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था। अमर्त्य सेन द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर ये हो जाएगा अमर्त्य सेन द्वारा। इन्होंने कहा था कि भारतीय भविष्य में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा कहा गया था। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था? असम, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल में सबसे अधिक था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, ये तत्व लिखा है, तत्व, ठीक है, तत्व नहीं है। तो ए कह रहा है उपभोग व्यय, बी कह रहा है शिशु मृत्यु दर, सी कह रहा है वयस्क साक्षरता दर, डी कह रहा है स्वास्थ्य, ठीक है। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि भारत के निम्न राज्य में किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी ए कह रहा है बी बिहार, ठीक है, बी कह रहा है यूपी, सी कह रहा है उड़ीसा, और डी कह रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम किसका है? तो सबसे कम इसमें हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि बिहार का सबसे कम है। तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत रहा, धीरे धीरे घटा है, अपरिवर्तित रहा है, धीरे धीरे बढ़ा है, तीव्र से बढ़ा है। तो आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे घटा है। धीरे धीरे क्या हुआ है? कृषि का 5 दशकों में घटा है। कोई भी किसान अपने बच्चे को किसानी नहीं करने देना चाहता, वो खेत में काम नहीं कराना चाहता। वो भी चाहता है कि वो पढ़ा लिखा के एक अच्छी नौकरी उसको मिल जाए जिससे वो अपना जीवन बिता सके, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि धीरे धीरे क्या हुआ है? घटा है, क्योंकि कृषि की तरफ तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। अब एक मक्के का दाम छः रुपये दे रहा है, ठीक है, एक मक्के का दाम किसान को 6 रुपये दे रहा है, और किसान कह रही है हम उसको कि 600 प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, ठीक है। अरे यार, तुम 600 रुपये काहे बता रहे हो? 1 किलो का दाम बताओ ना कि 6 रुपये में खरीद रहे हैं किसान से, 1 रुपये में और 6 रुपये में तुम खरीदोगे तो बताओ कैसे किसान ग्रोथ करेगी? उसकी इनकम कर पाएगी?
चूतिया बनाने के लिए सरकार जो है इसको 600 कर देती है कि 600 रुपये प्रति कुंटल खरीदना। अरे 600 रुपये प्रति कुंटल कहाँ बता रहे हो, तुम उसको बताओ ना कि 6 रुपये में तुम्हारी खरीद रहे हैं, 6 रुपये एक पीस, क्या मतलब है इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरकार की स्कीम होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस द राइट आंसर जो है कि ये हो जाएगा, धीरे धीरे घट रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्धनता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? 97, 2002, 2011, 2010। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा 2010 में ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2010 में प्रस्तुत किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीते हुए 2000 से 2010 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जो 2000 से 2010 के दशक, मतलब इतने समय का जो 10 साल का जो कि राष्ट्रीय सकल उत्पादन था, वो किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ था? 2006-7, 2005-6, 2007-8, 2009-10। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर हो जाएगा कि 2007-8 में सबसे अधिक हुआ था। ठीक है, बढ़ा था। इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो ये हम लोग जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये शामिल है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ये भी शामिल है। सामाजिक असमानता, ये शामिल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि पूर्ण साक्षरता, ये शामिल है। तो शामिल नहीं पूछ रहा है, तो नहीं को अंडरलाइन करते हुए हम लोग इस द राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा, ये शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटली एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन। बी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सी कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्व पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय चालू कीमत पर लगभग कितनी अनुमानित की गई थी? ठीक है, रुपये 80,388 रुपये, 71,593 रुपये, 1,26,969 रुपये, और ये कह रहा है कि 74,193 रुपये। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर सी हो जाएगा, 1,26,968 रुपये अनुमानित की गई थी। ठीक है, इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस द राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसका समर्थन किया गया था, इसका समर्थन किया गया था। समर्थन प्रतिवेदन प्रकाशन सर्वप्रथम, हाँ, सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में किया गया था। इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान करता है? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं। तो इस द राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, जिसमें हम लोग सर्विस देते हैं, ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान करता है। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014-15 की नई श्रृंखला 2011-12 के आधार पर भारत की जीडीपी की विकास दर रही 5.1%, बी कह रहा है 7.5%, सी कह रहा है 6%, डी कह रहा है 7.6%। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 7.5%। इज द राइट आंसर 7.5%। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था विलियम डिग्बई द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, एम.जी. नराड़े द्वारा और वी राव द्वारा। तो सब लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है कि आय का मापन किया था भारत में। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारत में तृतीयक क्षेत्र ट्रसरी सेक्टर में सम्मिलित है। क्या क्या सा सम्मिलित है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक अस्थावर संपदा। ठीक है, तो ये दोनों जो है कि शामिल है और दिया है, आगे देख लेते हैं उसको क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि वानिकी और मात्स्की। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी कारपोरेट क्षेत्र। तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की विद्यमानता, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विद्यमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी और प्राइवेट संस्था को मिला के चला जो जाता है उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और भारत में यही लागू हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत भारत गति कर रहा है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी कह रहा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, सी कह रहा है कि अधिक अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और डी कह रहा है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो व्यक्ति का, राज्य का, व्यक्ति और राज्य दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों का। ठीक है, व्यक्ति और राज्य दोनों का। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा न्याय पर, न्यास पर और राज्य नियंत्रण पर। इनमें से कोई नहीं। तो इज द राइट आंसर भी हो जाएगा न्याय पर। ठीक है, न्यास पर। किस पे है तो न्यास पे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि कोई भी देश है, किसी भी देश को, यक्स का मतलब कोई देश नहीं है, यक्स कोई देश ही नहीं है, तो यक्स की जगह आप कोई भी देश रख सकते हैं। उसकी वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, आर्थिक उसके बारे में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दिया है कि विश्व आर्थिक में तकनीकी प्रगति होगी, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, एक्स में पूंजी निर्माण होगा, विश्व आर्थिक में व्यापार की मात्रा बढ़ेगी। तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कि पूंजी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, बी कह रहा है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी कह रहा है सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, डी कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मौद्रिक अंतिम वस्तु का मूल्य जो होता है उसी को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गेहूँ हुआ, तो गेहूँ खेत में उगा, किसान उसको बेचा, ठीक है, किसी ने उसको खरीदा, फिर वो बेचा, कंपनी खरीदी, कंपनी उससे बिस्कुट बनाई या फिर अदर कोई प्रोडक्ट बना दी, तो जो उसका प्राइस रखा जाएगा ना वो सबसे लास्ट वाला। जैसे मान लीजिए कि गेहूँ किसान जो भी अपना लागत लगाया उस पर 2 रुपये रख के बेचा, ठीक है, फिर उस जो भी बनिया या फिर जो ही बीच में लिया एजेंट, फिर एजेंट अपना 2 रुपये रख के तो इसको दिया, कंपनी को दिया, कंपनी फिर उससे जो भी माल बनाई, लेबर सब पूरा खर्च निकाल के फिर उस पर 2 रुपये प्रॉफिट रोक के फिर उसको मार्केट में उतारेगी। तो ये शुरू से तो उसका पैसा जो है लास्ट तक में जो तो ऐड हो ही रहा है ना, तो लास्ट में जिस वस्तु का अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, लास्ट वस्तु का जो मूल्य होता है उसी को जोड़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सारा हम नहीं जोड़ते हुए आएंगे। ठीक है, तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में बहुआयामी गरीबी के ग्रसित लोगों का प्रतिशत था, कितना था? 63.4%, 27.9%, 44.1%, 42.7%। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। 27.9% लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं हमारे देश में। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हरा सूचकांक विकसित किया गया। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जो है कि जारी किया गया था। ठीक है, हरा सूचकांक देख के जो है कि पर्यावरण देख के ना मारिएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, सी कह रहा है उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, और डी कह रहा है उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं निजीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो इसमें इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। नए उद्यमियों को जो भी दीर्घकालीन के लिए प्राथमिक पूंजी जो है कि उपलब्ध कराई जाती है उसी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। क्योंकि नई पूंजी तो हम आपको दे दिया, आप बिजनेस में लगा रहे हैं, पता नहीं आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी संभावनाएं जोखिम बना रहता है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय, ए कह रहा है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, बी कह रहा है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, सी कह रहा है सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी, डी कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर हो जाएगी। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट एक कह रहा है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। बी दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट की पिछले दशक में बाजार कीमत पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इसका इधर राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है हम लोगों का? सही है। इज द राइट आंसर? नहीं ना, ओहो, सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल दो सही है, केवल दो सही है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015-16 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध आय थी 73,450 रुपये। ठीक है, ये भी काम आ रहेगा। तो 72,580 रुपये और 94,797 रुपये, 71,628 रुपये। तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, 94,797 रुपये थी। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? CR राव, PC महानुबोलिस, सी कह रहा है VKR राव, NK राज। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, PC महानोविल, PC महानोबिस। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि नई GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर, ठीक है, बदलकर किया गया है। कौन सा वर्ष किया गया है, ये इसका पूछ रहा है। ठीक है, 2011-12, 10-11, 8-9, 7-8। तो इसका इस द राइट आंसर हो जाएगा 11-12 को इस समय आधार वर्ष मान के हम लोग काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, इसका तात्पर्य कि आधार वर्ष उसे कहते हैं जो, जैसे होता है ना, एक बीच में डेटा मान लेते हैं, उसी को आधार वर्ष। तो जो भी इस समय जो हम लोगों को, जैसे 2022 में जो भी हम लोगों का तुलना किया जाएगा, तो तुलना करने के लिए कोई ना कोई तो रहना चाहिए। जैसे हम अब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी का तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? सामने कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो जो इसमें वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो इसकी तुलना हम किससे करते हैं? तो हम लोगों का आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, इसी को आधार वर्ष बोलते हैं 2011-12 को। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1951-52 से 2015-16 की अवधि के किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 2010-11, 2014-15, 2015-16, 2007-8। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 7-8 में जो है प्रति व्यक्ति आय क्या थी? सबसे ज़्यादा थी। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2007-8 में प्रति व्यक्ति आय की क्या थी? सबसे अधिक थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? आप लोग भी जानते हैं, अभी हम लोगों को बताए हैं कि 2011-12 आधार वर्ष जो है कि के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अच्छा, 2011-12 का जो समय था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको कहना चाहिए यार, जो आधार वर्ष हमेशा बदलना चाहिए, और ये उस आधार वर्ष को बताइए जो जिसमें ज़्यादा काम हुए हों। अगर उसको लेके, जिसमें स्थिति अच्छी रही हो, उसको लेके वर्तमान में नापेंगे तो समझ में आता है कि अभी क्या हुआ है। जिस वर्ष खुद ही बहुत ज़्यादा हम लोग विकट स्थिति से गुजरे थे, उसी को आधार वर्ष मान के तो आज की स्थिति तो उसमें सही ही बताई जाएगी। वही चीज़ हो रहा है, ना सरकार को पता है और ना ही विपक्ष के लोगों को क्या है। ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो है 2011-12 की तुलना हम लोग 2022 से कर रहे हैं। क्या पागलपन है यार, कम से कम कुछ तो आगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बैठे हैं लोग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं का विरोध किया जाना, उत्पादों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। ठीक है, तो इस द राइट आंसर हो जाएगा बी, कि नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। जीवन प्रत्याशा किया जाता है, शिक्षा भी किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, सामाजिक असमानता इसमें नहीं किया जाता है। तो नहीं वाला हमको करना था, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा इस द राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे जीवन, जब भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब भी गणना करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं, तो जीवन किसी भी देश में, गांव में, राज्य में, स्टेट में या कहीं पे भी आप ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिक्षा की क्या रेट है, मतलब क्या दर चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, कितने स्तर पे चल रहा है, कितने परसेंट पे चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो ये सारा चीज़ मिला के हम लोग सूचकांक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए इस सीरीज़ का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है और ये जो है कि अभी जो है कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया। 118 क्वेश्चन थे, आज हमने 118 क्वेश्चन इसका ख़त्म कर दिया। ठीक है, अभी दूसरा हम लेके स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक API द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था। 1999, 2005, 2010, 2015। तो इस द राइट आंसर 2010 में हो गया था। ठीक है, तो इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट था, मतलब कि जो फर्स्ट लेसन था, उसमें कि जितने भी क्वेश्चन थे 118 क्वेश्चन इसमें से हमने आप लोगों को करा दिया। और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि हवा में बात चल रही है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, अच्छा इसमें से 118 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड मिले हैं हम लोगों को। बहुत सारे रिपीट किए हुए क्वेश्चन इसमें लगातार आए हैं सामने। तो देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अगर करा देंगे तो ये आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सब देखते हुए और ऐसे ही आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है, कितना आप लोग स्कोर किए हैं, ये हमें अच्छा लगेगा। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि मेरा इतना सही गया था, इतने में से इतने क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आ रहे थे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे थे तो आप लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को जो है कि देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए हम कराने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई भी पेपर में आप जब बैठे तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दे कि फिर क्वेश्चन मिस ही ना हो। साला क्वेश्चन मिस नहीं होगा क्या आपका एग्ज़ाम बेकार जाएगा? कभी नहीं बेकार जाएगा। सबसे तो बड़ी बात होती है क्वेश्चन कराना। तो इस तरह देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एकदम सीरियल वाइज सीरियल क्वेश्चन नंबर से चल रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा। जनरल स्टडी, ठीक है, जनरल स्टडी के नाम से ये पूरा है, मतलब कि एक तरह से पूरा जीके का जितना भी पार्ट आता है ना, वो सारे पार्ट इसमें कराए जाएंगे। और जल्दी इसमें सारी चीज़ें, मैथ होगा, रीजनिंग की होगी, हिंदी की होगी, सारी सब कुछ इसमें कराया जाएगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा जो इसमें छूट जाए आप लोगों को। चलिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो आज थे ही और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तब तक के लिए जो है कि हम विदा लेते हैं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और हो सके तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको ये लोग वो तो करेगा, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो क्वेश्चन तो दिमाग में रहेगा ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है।